तो देखिए, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की ये जो कोचिंग हमने शुरू की थी, उसका ये 9th क्लास है। तो आज 2 अप्रैल 2025 को, और इसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो ये पार्ट 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। फिजिक्स ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, केमिस्ट्री का भी एक वीडियो डाल चुका था, ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें लास्ट के 12 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो बीच में थोड़ा सा ईद की वजह से 4-5 दिन का गैप हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं फैमिली के पास दिल्ली चला गया था। तो आज 2 अप्रैल को ये नवा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के संयुक्त प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के संबंध में है। तो ये दूसरा भाग है, और इसमें रसायन विज्ञान के हम 12 प्रश्न जो है वो हल करके आपको दिखाएंगे। तो ये इस सेट का 89th क्वेश्चन है, 89वां प्रश्न है, और केमिस्ट्री का 14वां प्रश्न है। तो इसमें कहते हैं हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इससे हम शीशे में भी अगर लाइन खींच दें तो शीशा कट जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा शीशे को काटने में एक कलम जैसा इस्तेमाल होता है, जिसके टिप पे एक छोटा सा हीरे का पीस चिपका होता है, जिससे शीशा काटा जाता है। तो इसके बाद जो सबसे हार्ड या कठोरतम पदार्थ है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। ये भी आपने देखा होगा, बहुत कॉमन चीज है। इसका पाउडर जो है पेपर पे या कपड़े पे चिपका दिया जाता है तो वो रेगमाल बन जाता है। आपने पेंट करने वालों के पास या मरम्मत करने वालों के पास आपने देखा होगा, सैंड पेपर जिसे कहते हैं, रेगमाल। तो उस पे सिलिकॉन कार्बाइड का पेस्ट चिपका होता है। तो इसकी खासियत भी यह है कि अगर लोहे के ऊपर भी इसको रगड़ दें तो वो भी साफ और चिकना हो जाता है। तो इसीलिए सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल रेगमाल और सैंड पेपर वगैरह में किया जाता है। तो हीरे के बाद कठोरतम पदार्थ जो है सिलिकॉन कार्बाइड है, जिसे आमतौर पर कार्बोरंडम के नाम से भी जाना जाता है। तो मैकेनिक लोग जो है इसे कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र SiC से सिलिका है और C से कार्बन है। तो इसका प्रयोग सैंड पेपर बनाने में किया जाता है, और इसका अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। नीचे देखिए, ये स्ट्रक्चर है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी दोनों की वैलेंसी 4 है, सिलिका की भी और कार्बन की भी। तो इसमें एक कार्बन से 4 सिलिका और एक सिलिका से 4 कार्बन इस तरह से लेयर्स में जुड़े हुए होते हैं, और इनकी भी जैसे ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, ऐसे ही इनकी भी लेयर्स होती हैं। तो इस तरह का इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए, 90वां प्रश्न है, यानी 90th क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री का ये 15वां क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन। तो इसमें कहते हैं यदि नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 14 ग्राम है, तो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो नाइट्रोजन जो है इसका 14 द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन परमाणु जिसे यूनिट माना जाता है, उसका ये 14 गुना है। तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अगर इससे हम 14 को मल्टीप्लाई कर दें, इससे गुणा कर दें, तो एक नाइट्रोजन के परमाणु का भार आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। तो देखिए यहाँ पे 14 से हमने इसको गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास
2.34164 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पे देखिए एक पावर क्यों कम हो गई, क्योंकि 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये 23 के करीब आएगा। तो उसको वापस मैंने 2.3 कर दिया, यानी एक प्लेस लेफ्ट खिसका दिया। तो उसके लिए यहाँ पे एक जो है ये घात इसकी कम हो गई। तो इस तरह से ये 10⁻⁻23 हो गया। या दूसरा इसका तरीका क्या है, 14 को आवोगाद्रो नियतांक जो है उससे आप भाग दे दें, वो कहलाता है, सॉरी उसकी वैल्यू जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। तो इससे भाग देंगे, अब ये 10 की घात 2 3 जो है ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगा, और 14 को 6 से भाग देंगे तो ये 2.325 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों ही लगभग सेम हैं, यानी अगर दो स्थान तक देखें तो दोनों से ही इसकी वैल्यू 2.3 आती है। तो इसीलिए 2.3 इंटू 10⁻⁻23 जो है यही सही वैल्यू है इसकी। अब इसमें थोड़ा सा जो फर्क आपको नजर आ रहा है कि ये भी आगे इसकी कुछ संख्याएं होंगी, यहाँ भी इसके आगे कुछ संख्याएं होंगी, तो वो चूंकि हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिया, यहाँ 4 प्लेस पे किया, यहाँ 2 प्लेस पे किया, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर ज्यादा प्लेस तक हम लेंगे तो ये सेम ही आता है, तो इसीलिए यहाँ पे राउंड ऑफ करके 2.3 लिया गया है। ये चारों ही वैसे तो 2.3 है, लेकिन 10 की पावर में फर्क है, यहाँ -15 है, -16 है, या -14 है, यहाँ -23 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ही 10⁻⁻23 आ रहा है, इसीलिए बी जो है यही इसका सही उत्तर होगा। तो ये सेट का 91वां प्रश्न है, यानी 91 क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री का ये 16वां प्रश्न है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्रिय गैसों का, यानी इनर्ट गैसेस। तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है ये समझना जरूरी है। तो किसी भी परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल होते हैं, और उन शेल्स में अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है और इसके चारों तरफ उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो घूमते रहते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते रहते हैं। और इसकी संयोजकता जो है वो डिपेंड करती है सबसे बाहरी कक्ष पे। तो सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से इसकी वैलेंसी होती है, यानी संयोजकता होती है। तो अब ये अगर बात करें अक्रिय गैसों की, यानी इनर्ट गैसों की, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, यानी भरा हुआ होता है पूरा। तो इसलिए न तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं न ले सकते हैं, इसीलिए वो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। वो किसी चीज से इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉर्मल सरकमस्टांसेस में वो कभी भी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है He की वजह से। He जो कि राइट हैंड साइड में यानी 8वें ग्रुप का सबसे ऊपर का तत्व है, और इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 ही होगी वैसे तो, लेकिन जो बाहरी कक्ष है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो He में डिफरेंट है, क्योंकि He में क्या है कि इसकी आपने पढ़ा होगा जो वेट है वो 4 है, और संख्या जो है परमाणु क्रमांक जो है 2 है, यानी He4 इसको लिखा जाता है, 2He4। तो यहाँ 4 का मतलब क्या है, ये इसका परमाणु भार है और ये इसका परमाणु क्रमांक है, यानी
ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में चूंकि एक ही शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बाकी जितने भी इनर्ट गैस के जो अ, परमाणु हैं, उन सब में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 होती है। केवल He2 में ही इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है। बाकी सभी के बाहरी कक्ष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसका देखिए, मैंने कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखा है ये। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जैसे हीलियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है, इसका एक ही शेल है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन, इसका फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, यानी एस और पी जो है वो इसका भरा हुआ है। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं। तो यही स्ट्रक्चर इसमें देखिए आपको सब में मिलेगा, चाहे नियॉन में देखें, आर्गन में देखें। अब शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए। तो क्रिप्टॉन में इसी तरह चौथे में 8 हैं, जीनॉन में पांचवें में 8 हैं, और इसी तरह इसमें पांचवें में 8 हैं। देखिए 1 2 3 4, सॉरी छठे में। तो जो छठे ग्रुप में है उसके संख्या जो है शेल की 6 है। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड में, इसमें थर्ड में, इसमें फोर्थ में, इसमें फिफ्थ में, इसमें सिक्स में, और इसमें सेवन में। तो ये 7 जो हैं, ये इस तरह से ये इनर्ट गैसेस हैं। और आउटर मोस्ट शेल में सबके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 है, अलावा हीलियम के। इसमें सिर्फ 2 होता है। तो लेकिन जब जर्नलाइज करने की बात आएगी तो हम इसको इग्नोर करके हीलियम को ये लेते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरह का होता है। तो इसमें देखिए ये पेयर कंप्लीट है, ये इस आउटर मोस्ट शेल में दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो इसमें ये S है और ये P है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये सारे सब शेल जो हैं इस तरह से ये भरे हुए रहते हैं, ये फुल है। अब इसमें ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है। जब ये कंप्लीट हो शेल, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। इसीलिए आउटर मोस्ट शेल जो है इनका कंप्लीट है, और कंप्लीट होने की वजह से ही ये इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स जो हैं इनर्ट गैसेस की जो कैटेगरी में आते हैं, यानी सबसे राइट मोस्ट जो आपने देखा होगा ग्रुप, उसमें ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसीलिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है इसकी क्या होगी, वो 8 होगी। तो यानी C8 जो है इसका सही उत्तर है। तो ये सेट का 92वां प्रश्न है, यानी 92nd। इसमें कह रहे हैं यौगिक का IUPAC नाम क्या है। तो अब सबसे पहले तो सवाल उठता है कि IUPAC क्या चीज है। तो देखिए IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्या किया है कि अब कोई कंट्री नाम किसी हिसाब से लेता था, कोई किसी हिसाब से। अब कहीं के साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम अपने हिसाब से लिख दिए, दूसरे आए उन्होंने अपने हिसाब से। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक यूनियन बनाई गई। किसकी? इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे, उनकी ये एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज होती थी वो इसके जरिए उसको एक सिस्टमेटाइज करने का प्रोसेस शुरू किया गया था ताकि नाम वगैरह जो है ये कंफ्यूजन ना हो कि आपने नाम तो कुछ रख दिया और दूसरे ने नाम कुछ कर दिया। देखिए घर में ही अगर मान लीजिए आपके माँ बाप ने नाम एक दिया, अब आपके भाई बहन जो है वो नाम बिगाड़ के कोई छोटा नाम दे देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब हमारे पेपर्स तैयार होते हैं तो उन पेपर में जो वाकई जो नाम है जो आपके माँ बाप ने तय किया था वो नोट किया जाता है खाली। जैसे आप आधार कार्ड आजकल इंडिया में बनवा रहे हैं तो आधार कार्ड में आपका वही नाम होगा जो आपका नामकरण के टाइम तय हुआ था, यानी आपके माँ बाप ने जो रखा था। तो इसलिए ये सब नेम वगैरह कंफ्यूजन न क्रिएट करें कि मालूम हुआ उस एलिमेंट को यूज करने वाले या किसी कंपाउंड को यूज करने वाले ने उसको नाम कुछ और दे दिया, दूसरे लोगों ने कुछ और दे दिया। तो केमिस्ट्री ने ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और इसने ये फिर तय किया कि नामों का सिस्टम क्या रखा जाए। तो उस सिस्टम के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, यानी इसका नाम सही क्या होगा। तो उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जो देखी ब्रांचिंग की है वो ऐसे की है कि आपको ये गलतफहमी हो कि यहाँ मेन ब्रांच जो है वो 3 कार्बन की है। ये अब 3 में और 4 में तो नाम में फर्क हो जाता है। अगर 3 है तो प्रो से उसका नाम होगा और 4 अगर है तो ब्यूट। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसको रीऑर्गेनाइज किया। तो बेसिकली क्या है कि ये चेन इस तरह से आएगी। देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और इसी में ये 2 और जुड़े हुए हैं तो फोर्थ इस तरह से होगा। तो इसे देखिए मैंने इस तरह से एक्सपेंड किया CH3, ये वाला CH3 आ गया, ये CH यहाँ पे जो लिखा है एक तरफ यानी इसमें H जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। तो मेन आपकी जो चल रही है कड़ी वो ये चल रही है। तो इसमें CH3 एक तरफ, क्योंकि C की वैलेंसी 4 होती है, एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है एक तरफ H। और इसके बाद ये तीसरा CH आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी C से एक तरफ H जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ CH3। यहाँ पे देखिए CH3 होल ट्वाइस है तो एक तो इस C से जुड़ा हुआ है और एक चौथे प्लेस पे जो कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये CH3 है ना, तो ये CH3 लास्ट वाला है। तो इस तरह से कार्बन को अगर हम काउंट करेंगे, चूंकि नाम जो है इसी के हिसाब से होता है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की मेन जो है इसकी चेन है। तो जब 4 कार्बन होते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन ने नाम जो है इसका ब्यूटेन तो होगा ही। अब इसके बाद अब ये पोजीशंस कौन सी हैं और इसमें सब चेन कहाँ कहाँ है उसके हिसाब से इसका बाकी नाम होगा। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन था उसके साथ एक सब चेन जुड़ी हुई है CH3, तीसरे के साथ भी एक सब चेन जुड़ी हुई है 3। अब इसी को मैंने देखिए और खोल के नीचे दिखाया है। तो ये इस तरह से है, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेकंड के साथ एक तरफ H जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ CH3, यानी ये सब चेन हो गई। तीसरे के साथ एक सब चेन CH3 और एक तरफ H, और जो चौथा कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो मेन आपकी चेन जो है वो ये है, 4 कार्बन की चेन है, इसीलिए इसका नाम जो होना चाहिए वो ब्यूटेन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया आपको दिखाने के लिए कि इसको सब चेन में क्यों कह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन जो थी, ये नीचे जो मिथाइल ग्रुप था CH3,
उसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे तो ये एक देखिए सब चेन हो गई, एक सब चेन ये हो गई, यानी दो सब चेन है, एक है दूसरी पोजीशन पे और एक है तीसरी पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका नाम सही आएगा। तो 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप हो गए, तो इसीलिए इसका नाम 2,3 क्या होगा। अब देखिए 2,3 यहां भी है, 2,3 यहां भी है, लेकिन ये डाई मिथाइल, ये भी डाई मिथाइल, यहां तक नाम दोनों सही है। अब आगे इसमें ब्यूटेन है, इसमें हेक्सेन है, हेक्सेन में 6 कार्बन होना चाहिए थे और यहाँ पे 4 होना चाहिए थे। तो अब देखिए अगर आप इसको चेन को सही से अरेंज नहीं करते तो टोटल सी के 6 हैं, एक दो ये भी हैं और 4 तो ये हैं जो मैंने काउंट किए हैं। लेकिन ये है सब चेन, ये मेन चेन नहीं है, इसलिए हेक्सेन नहीं होगा। तो ये नहीं है, जो सही नाम है वो होगा 2,3। ये 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, और एक ये दो हो गए, दो के लिए हम डाई यूज करते हैं, तो डाई मिथाइल। 2,3 दो पोजीशन हो गए और दो पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप दो हो गए, तो इसलिए डाई मिथाइल। दो पोजीशंस और इन पे मिथाइल एक एक, दोनों मिलके डाई हो गए, तो इसका नाम जो रखा जाएगा वो होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा कि ये नाम क्या होगा। तो एक दो तीन चार हैं, तो चार के लिए हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं। तो जहां पे भी सिंगल बॉन्ड वाली चेन होगी उसमें ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इस तरह के नाम होते हैं, प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो यही इसका सही नाम होगा, यानी C2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका सही नाम होगा। तो ये सेट का 93वां प्रश्न है, यानी 93rd क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का ये 18th क्वेश्चन है, यानी 18वां प्रश्न है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्न में कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन जो है किसमें नहीं हो रहा है। अब छोटे क्लास में जो आपने पढ़ा था वहां पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, तो वो अलग अलग सब्सटेंसेस का पढ़ा था। तो अगर मान लीजिए जैसे कापर का लिखा हुआ है CuO, तो अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और दाईं तरफ क्या हुआ, ये ऑक्सीजन हट गई, तो यानी इसका रिडक्शन हो गया कॉपर का। और हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो पुरानी थ्योरी के हिसाब से भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो रहा है इस प्रोसेस में। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे की कि यहाँ पे सीधा ऑक्सीजन का नहीं हो रहा है बल्कि SO4 चेंज हो गया Cl2 से, तो यहाँ जरा पता करना मुश्किल है। और दूसरा केस यह है, देखिए 2K + F2, यहाँ तो ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो यहाँ कैसे पता करेंगे। तो ऐसे केस में क्या है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या थी और राइट साइड में क्या है। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, कोई गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, पूरा लेफ्ट साइड और राइट साइड का स्टेटस चेंज हो रहा है कि नहीं एज ए होल। तो वो देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। अब रिडॉक्स है क्या, रिडॉक्स में देखिए दो वर्ड्स हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया और रिडक्शन का
रेड ले लिया, तो ये मिलके रिडॉक्स बन गया। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा। तो यहाँ पे वही चेक करना है कि इन चार इक्वेशंस में रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण कौन सा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उसका स्टेटस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक एक करके यही एनालाइज करेंगे कि वाकई जो है स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने इसको दूसरी तरीके से लिखा है कि विच ऑफ दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हम ये मालूम करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन हैं कौन कौन से चार में से। अब जाहिर है कि जो हैं उसको हम टिक कर देंगे और फिर जो नहीं है उसे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे लाके उसको टिक कर देंगे। तो हम एक एक करके अब ये चेक करेंगे। तो अब मैं नीचे आता हूँ, ये मैंने कुछ सॉर्ट आउट करके रखा है, इसमें क्या क्या हो रहा है वो हमने ये अलग अलग लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टू डिटरमिन विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, let us analyze the oxidation states of the elements before and after the reaction। तो यानी ये एरो जो लगे होते हैं इसके लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, यानी अभिकारक और ये जो आपके तैयार हुए उत्पाद। यानी तो उत्पाद कहते हैं प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट्स को कहते हैं अभिकारक हिंदी में। तो अब हम इनकी कंडीशन देखेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यानी उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे रिएक्शन ये हो रहा है कि CuO था इधर, इसमें हाइड्रोजन मिलाई गई, तो इससे हमें कॉपर मिला और पानी मिला। तो यानी इसके साथ ऑक्सीजन हट गई, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। तो अब अगर बात करें कि Cu की पोजीशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, तो Cu ने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो ऑक्सीजन को दे दिए। तो Cu का जो स्टेटस है वो यहाँ पे +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो इसको हम +2 कहेंगे Cu का स्टेटस। और यहाँ Cu का क्या है, यानी राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो कोवलेंट बॉन्ड में न इलेक्ट्रॉन का लेना होता है न देना होता है, तो यानी H2 का ऑक्सीडेशन स्टेटस लेफ्ट साइड में 0 है। और H इन H2 यहाँ पे क्या है, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो हाइड्रोजन के एक एटम ने एक लूज किया, यानी +1 हो गई। इसकी अलग अलग हम एटम की बात करेंगे तो दोनों की स्टेटस +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो देखिए कॉपर का चेंज होके इधर +2 था, इधर 0 हो गया। हाइड्रोजन का इधर 0 था, इधर आके +1 हो गया। तो ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। Cu राइट हैंड साइड में 0 हो गया, लेफ्ट साइड में +2 था। तो इस तरह से ये सारे चेंज हो गए। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, यानी जो लेफ्ट साइड की कंडीशन थी वो राइट साइड की कंडीशन नहीं। यहाँ Cu का स्टेटस +2 था और यहाँ Cu का स्टेटस 0 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का स्टेटस 0 था, इधर आके +1 हो गया। तो हाइड्रोजन का स्टेटस भी चेंज हुआ, कॉपर का भी स्टेटस चेंज हुआ, और इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर दोनों का स्टेटस चेंज हुआ। ऑक्सीजन का जो है वो सेम रहा, वो लेफ्ट साइड में भी वो गेन कर रहा था, राइट साइड में भी गेन कर रहा है। तो इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम आएंगे नीचे,
तो यहाँ पे BaCl2 प्लस H2SO4 और BaSO4 और HCl। तो Ba की कंडीशन लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे है इसकी +2, और यहाँ पे SO4 को 2 दे रहा है, यहाँ Cl2 को दे रहा था, तो यहाँ पे भी +2 ही कंडीशन है। तो यानी इसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं हुई है। ऐसे ही H2SO4 यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक गेन कर रहा है और यहाँ पे भी एक गेन कर रहा है। तो ना हाइड्रोजन की कंडीशन में कोई फर्क है ना बेरियम की। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 गेन कर रहा है, यानी एक एटम की बात करें तो एक गेन कर रहा है। तो यहाँ पे -1 है क्लोरीन का और H2SO4 का 2 माइनस है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में SO4 यहाँ भी 2 माइनस है और इधर Cl का 1 माइनस, यानी सेम कंडीशन देखिए। SO4 ने इधर भी 2 गेन किए हैं, इधर भी 2 गेन किए हैं। Cl ने यहाँ भी एक गेन किया है, इधर भी एक गेन किया है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। स्टेटस जो Ba का था और H2 का, वो जो लेफ्ट में था वही राइट में रहा। इसी तरह Cl2 और SO4 का जो लेफ्ट में था वही राइट में रहा। तो स्टेटस किसी चीज का चेंज नहीं हुआ। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा, यानी ये नहीं है। अभी और भी देख लेते हैं, हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो, तो इसलिए हम चेक आगे भी करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है। यहाँ पे इसने ना कुछ लूज किया है ना गेन किया है। ये भी न्यूट्रल है, इसने भी ना कुछ लूज किया है ना गेन किया है। यहाँ पे के ने 2 लूज कर दिए, सॉरी एक लूज कर दिया, तो ये के प्लस हो गया, एफ 1 माइनस हो गया। तो यहाँ पे चेंज हुआ दोनों के स्टेटस में। इधर ये जो के था ये माइनस हो गया और ये सॉरी प्लस हो गया, और वो जो है वो इस तरह से, ये देखिए के ने लूज किया, नहीं सॉरी उल्टा हो गया एरो, हाँ इसका एरो ये लगाया था मैंने। F2 ने गेन किया है, ये है, और इसने के ने गेन किया है। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी दोनों की कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ दोनों न्यूट्रल थे, यहाँ दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो एरो मिक्सअप हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब Fe ने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, दो ने मिलके 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 लेता है और Fe3 लूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसका स्टेटस है +3 और -2 है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसने वही 2, इधर भी है इसका। तो यानी इसके ऑक्सीजन के स्टेटस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन कार्बन के यहाँ पे कार्बन की कंडीशन जो थी ये -2 थी। यहाँ पे 2 लूज किए थे और यहाँ इसने 4 गेन कर लिए, तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे देखिए ये चेंज हुआ, Fe इसमें हुआ 0 हो गया, और O जो है ये -2 था, -2 ही रहा, और यहाँ पे C जो है ये -2 था, इधर +4 हो गया। तो यहाँ पे भी चेंजेस हुई। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेटस सभी का चेंज हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी 3 में हो रहा है, सिर्फ एक में नहीं हो रहा है। तो 3 टिक है, देखिए एक क्रॉस है। खाली सेकंड इक्वेशन जो है आपका, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें ढूंढना यही था कि अभी ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा
नहीं है। तो ये है जो कि उदाहरण इसका रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, यानी 93 का बी सही है। तो ये सेट का 94th क्वेश्चन है, यानी 94वां प्रश्न है, और केमिस्ट्री का ये 19वां प्रश्न है। तो यहाँ कह रहे हैं कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। तो यहाँ पे चार दिए हुए हैं, यूरेनियम 238, कोबाल्ट 60, लेड 206 और पोलोनियम 214। लेकिन इसमें कैंसर के उपचार के लिए जो यूज होता है वो CO60 यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 जो है एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक है, अतः विकल्प बी सही है। तो यानी यही सही उत्तर होगा। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि कैंसर में बच्चा बच्चा आजकल जानता है कि कोबाल्ट 60 के जरिए रेडिएशंस दिए जाते हैं और उसके जरिए उस जगह को, वहां पे जो कैंसर के बैक्टीरिया हैं उनको जला दिया जाता है। तो ऐसे समस्थानिक जो बनाए गए, यानी इंसान ने बनाए, कुछ तो नेचुरल है, जैसे यूरेनियम 238 है, ये नेचुरल है, खुद ही अपनी रेज निकालता है और ये स्टेटस इसका चेंज हो जाता है, इसमें रेडिएशन होते रहते हैं। लेकिन कोबाल्ट जो है ये मानव निर्मित है, इसको इंसान ने बनाया है। इंसान के पास तो बहुत अकल है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जो नहीं है उसको वो बना देता है, जो है उसको बिगाड़ देता है, तो सब कुछ कर सकता है। अकल जो है वो बहुत बड़ी चीज है, उसके जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कैंसर का इलाज जो है वो कोबाल्ट C60 से ही होता है, जो कि इंसान का बनाया हुआ है। तो ये देखिए इस सेट का 95वां प्रश्न है, यानी 95th क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री का ये 20वां प्रश्न है। दिस इज 20th क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। अब आयनिक क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके बॉन्डिंग करता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। तो अब इसमें कौन सा आयनिक है ये देखने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि लूज और गेन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहे हैं। क्योंकि बॉन्ड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी आयनिक का मतलब ही ये है कि वहां आयंस बनते हैं, और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, जहां पे ना कोई लूज करता है ना गेन करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। वहां पे चार्ज दोनों का जो है फर्क नहीं होता है, उनके चार्ज एज इट इज बने रहते हैं। तो यहाँ पे KCl जो है एक आयनिक यौगिक इत्तेफाक से पहले ही था, और यहाँ पे पोटेशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। Cl जो है सातवें ग्रुप का है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है। तो ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके एक कम होता है, इसके सात होते हैं, इसके ऑक्टेट में एक की कमी होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज, यानी ये नेगेटिव आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है। तो यानी आयनिक यौगिक है ये KCl। तो इसलिए मैंने पहले ही ये टिक कर दिया था कि यहाँ पे पहले ही इत्तेफाक से आयनिक बॉन्ड है। अब बात करेंगे H2O की, इसे भी देख लेते हैं कि है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के एक होता है।
तो यहाँ पे ये लूज और गेन नहीं करते हैं, बल्कि ये शेयर कर लेते हैं। तो ये इसका भी भला हो जाता है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी शेयर करने में। तो एक इधर इस हाइड्रोजन से शेयर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड H के साथ इधर, एक इसके साथ। तो यहाँ पे दो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है ये। ऐसे ही सेकंड जो था आपका क्या था, ये सेकंड देखिए H2O, ठीक है। तो H2O में, हाँ ये तो हो गया। अब तीसरा है CO2। तो CO2 में क्या हो रहा है, C बड़ा टिपिकल इसकी वैलेंसी है, बड़ा अजीब सा एलिमेंट है। इसके सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो मल्टीपल वैलेंसी इसकी होती है। और ऑक्सीजन जो है इसकी ज्यादातर आदत यही है कि अपने दो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके जुड़ जाता है। और कार्बन भी इत्तेफाक से एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ज्यादातर। तो इसने यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजन से ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इधर भी कर लिए। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन के चार होते हैं, दो इधर शेयर कर लिए, दो इधर शेयर कर लिए। ऑक्सीजन के छह होते हैं, इसने दो शेयर कर लिए, तो इस ऑक्सीजन का भी भला हो गया, कार्बन का भी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कार्बन का भी हो गया, ऑक्सीजन का भी। दो डबल बॉन्ड बन गए। तो यानी इसमें भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। और जैसा कि अभी मैंने बताया, कार्बन ज्यादातर शेयर ही करता है, लूज और गेन नहीं करता है। तो यहाँ पे भी ये क्लोरीन के साथ इसने इसी तरह से एडजस्टमेंट किया है कि एक तरफ क्लोरीन के साथ इसने ये शेयर किए दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो किए, यहाँ दो किए, यहाँ दो किए, यानी एक अपना और एक क्लोरीन का, एक अपना एक क्लोरीन का, एक अपना एक क्लोरीन का, एक अपना एक क्लोरीन का। तो इस तरह से ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यानी चार कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो ये बन गया CCl4। तो ये भी आयनिक बॉन्ड का केस नहीं है। तो यानी सही आंसर हमारा ए ही है। तो दैट मीन्स 95th का जो सही आंसर है वो ए यानी KCl वाला ही है। बाकी सब में कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो ये देखिए सेट का 96वां प्रश्न है, 96 क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री का 21वां प्रश्न है, 21st क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान है, यानी x का मान पूछ रहे हैं क्या है। तो x का मान कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे x लिखा है। तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस XHCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो बेसिकली ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो आपने वहां पे इक्वेशंस बैलेंस करना सीखा था। तो उसमें क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं और राइट साइड के एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो इक्वेशन बैलेंस है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3, तो इसमें सोडियम के दो एटम हो गए, कार्बन का एक हो गया, ऑक्सीजन के तीन हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर न दे के x दे दिया, ये x है, ठीक है। तो XHCl यानी H के भी x हैं और Cl के भी x हैं। तो XH प्लस XCl, ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई। अब राइट साइड में देखिए 2NaCl, यानी Na के भी दो हैं, Cl के भी दो हैं, तो दो Na और दो Cl। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, प्लस H2O।
तो यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह से ये एटम्स हैं। अब इन सबको हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा मतलब तो खाली हाइड्रोजन और क्लोरीन से है, तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन के x H थे और यहाँ पे 2H, तो जाहिर है कि 2H अगर XH के बराबर है, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर x, तो यानी x का मतलब 2 हो गया। इसी तरह क्लोरीन में भी देख लेते हैं, यहाँ XCl लिखा हुआ है और यहाँ 2Cl लिखा हुआ है, तो XCl और 2Cl इक्वल हो गए। तो इसका मतलब भी यही है कि ये X जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान दोनों जगह 2 आ गया। तो यानी C जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी C इज इक्वल टू 2। यही सही आंसर है 96 का। तो ये 97वां प्रश्न है। दिस इज 97th क्वेश्चन ऑफ दिस सेट और केमिस्ट्री का ये 22वां क्वेश्चन है। तो 22nd क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें कहते हैं एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कथन कहलाता है। बेसिकली पूछ रहे हैं किसके रूल के अंडर ये दिया गया है कि आयतन यानी वॉल्यूम और दाब यानी प्रेशर में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे ए में कह रहे हैं कोई नहीं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो देखिए ये वेल नोन फैक्ट है कि बॉयल्स लॉ के अंडर में यानी बॉयल के नियम के अंतर्गत या उसके अनुसार एक नियत ताप पर यानी एक दिए हुए टेम्परेचर पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का यानी खास क्वांटिटी किसी चीज की ले लें या मटेरियल ले लें, तो उसका जो आयतन होगा उसके दाब के उसके यानी वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन है उसकी बात हो रही है। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शन। So V is inversely proportional to P या PV is equal to K। तो ये बेसिकली बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स साहब ने, ये साइंटिस्ट थे बॉयल्स, तो उनका ये लॉ है कि PV is equal to कांस्टेंट या V is directly proportional to 1 upon P, or we can say V is inversely proportional to P। तो ये बॉयल्स का नियम है। तो बॉयल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नियम दिया था। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है कि किसकी दी हुई है तो आप सीधा इसमें आंसर को टिक कर सकते हैं, इसमें कोई खास सोचने की जरूरत नहीं थी। तो ये सेट का 98वां प्रश्न है, यानी 98th क्वेश्चन ऑफ दिस सेट और केमिस्ट्री का ये 23वां प्रश्न है। तो इसमें कह रहे हैं निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं। तो एल्केन का बेसिकली जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है, तो तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक को छोड़कर यानी कोई एक इन्होंने गलत दे दिया है, बाकी 3 सही है। तो अब इसके लिए बेसिक फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, और वो क्या है? एल्केन श्रेणी का अणु सूत्र CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। इसके अनुसार अब इसमें n की जगह हम क्या करेंगे? वैल्यूज रखते चले जाएंगे। पहले n की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा CH4, चूंकि 2 एकम 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4, तो 1 रखने पे H4 हो गया। अब n की जगह 2 रखेंगे
तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। जब इसमें 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा और H 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 3 8। इसी तरह 4 रखेंगे तो C4 हो गया और H 2 चौक 8 और 2 10, तो C4H10। इसी तरह अब यहाँ पे जैसे C5 तक दिए हुए हैं तो हम भी 5 तक निकाल लेते हैं, तो C5 जब रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएंगे, तो C5H12। तो C1 से लेके 5 तक एल्केन श्रेणी का अणुसूत्र ये था और इसके हिसाब से ये वैल्यूज आ गई, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 और C5H12। तो ये होना चाहिए एल्केन के कंपाउंड्स। तो अब यहाँ पे N=4 रखने पर C4H10 है, तो C4 के साथ H10 है यहाँ पे C4H10, और यहाँ दे रखा है C4H5, तो यही गलत है। ठीक है, तो चूंकि C4H5 नहीं होना चाहिए था, ये C4H10 होना चाहिए था, अर्थात A को छोड़कर बाकी सभी ठीक हैं। देख लीजिए CH4 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों ठीक हो गए। C5H12, C5H12 ये है, ये भी सही हो गया। C3H8, C3H8 ये भी सही हो गया। तो सिर्फ ये गलत है, तो यही इसका आंसर होगा, यानी 98 का A हो गया। तो ये इस प्रश्न पत्र का 99वां क्वेश्चन है। दिस इज 99th क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। तो और केमिस्ट्री का ये 24वां प्रश्न है। तो इसमें कहते हैं ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, ये गिवन है। तो ये किसमें होगी वो हमें बताना है कि +7 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन से केस में है। ए है IBr, बी है KBr2O3, सी है KBr, डी है Br O4-, यानी आयन है Br4 पूरा। तो अब फर्स्ट केस में IBr में जाहिर है कि दोनों 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की -1 होना चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यानी यहाँ पे आयोडीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लूज कर देगा, Br गेन कर लेगा। तो जाहिर है कि ये पॉजिटिव भी 1 हो गया और नेगेटिव भी -1 है, और ये बैलेंस है, तो दोनों की एक एक होना चाहिए, यानी इसकी +1 इसकी -1। तो उस हिसाब से x की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी। अगर हम ये मान लें कि इसकी x है तो +1 प्लस -x, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो =0 रख दीजिए, तो -x =0-1। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी -1। तो अब सेकंड केस है KBr2O3 का। तो KBr2O3, तो इसमें K की हम जानते हैं +1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और Br जो है यहाँ पे नहीं मालूम है, उसे हम दो इसके एटम है तो 2 × x कर देते हैं। ऑक्सीजन के 3 हैं तो 3 × -2, चूंकि ऑक्सीजन 2 गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो अब चूंकि ये न्यूट्रल है KBr2O3, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा, =0 के। तो यहाँ पे K की 1 थी, Br की हमें नहीं पता था, निकालना थी, तो उसको 2x रख देते हैं, 2 × x। और ये 3 × 6, ये -6 हो गया O3,
और राइट हैंड साइड जब लेके जाएंगे तो एक प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 5। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है x इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5। तो अब आ जाते हैं थर्ड केस में, KBr। तो अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये गेन कर सकता है, तो K की +1 हो जाएगी, तो Br की अपने आप -1 हो जाएगी। अब रहा ऑप्शन 4, तो BrO4 और ये निगेटिव आयन है पूरा मिलके। तो Br जो है उसकी हमें निकालना है, तो उसको Br ही हमने रखा रख दिया, और O4 तो O की -2 होती है, तो 4 to the 8 और ये पूरा इक्वल है -1 के, तो 4 to the 8 इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड लेके गए तो प्लस का हो गया, तो 8 - 1 7। तो Br की यहाँ पे 7 प्लस, यही आंसर होगा। तो यानी जो लास्ट केस था BrO4 माइनस, यानी यही सही आंसर है। तो यानी डी जो है वो इसका सही आंसर है। तो ये 100वां यानी इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का 25वां। इसमें कह रहे हैं टेफ्लॉन एक बहुलक है, किसका? CH2 यानी एथिलीन का, CF2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, या CH2CHCl विनाइल क्लोराइड का, और डी उपरोक्त सभी में। तो देखिए टेफ्लॉन जो है एक बहुलक है यानी पॉलीमर है, जो टेट्राफ्लोरो एथिलीन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसका जो है बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसलिए सही उत्तर इसका बी CF2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन ही इसका सही उत्तर है। क्योंकि ये एक पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे किसी चीज के मॉलिक्यूल मिलके एक चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं। तो CF2 की जब चेन एक जमा होती है तो टेफ्लॉन का एक पॉलीमर बनता है। तो इसलिए सही उत्तर जो है बी, यानी 100वें का बी इज द राइट आंसर।